So we have seen till now that what is biomolecules and what are the kind of elements found in them, which is the maximum, minimum in human body and the earth crust. Now let's see what are the percentage cellular mass of the different biomolecules. So if we see the percentage cellular mass of different biomolecules, then the maximum that we can find in human body or any living organism is, as you know, water. So water is around 70 to 90%, the maximum, followed by proteins. So as you know that of course our living body is mainly made up of proteins, our muscles and major components in our body, enzymes, all of them are what? Proteins. So proteins are the next in the line, so they are around 10 to 15%. Then after protein there is nucleic acid. So nucleic acid, as you know that it is DNA, RNA, it is a genetic material found in our cell. So the genetic material found in our cell is around 5 to 7%. Followed by carbohydrate. So carbohydrate is the sugar source of our body. So the sugar present in our body, all kind of carbohydrate, glycogen or glucose or like all the carbohydrate that we can find is around 3%. और finally last में जो आता है वो हो गया lipids. Lipids is around 2%. तो हम लोग के बॉडी में जो फैट होता है, जो लिपिड होता है वो 2% के अराउंड होता है. और लास्टली जो आयंस है, तुम बोल सकते हो आयंस इज अराउंड 1%. सो दिस इज द परसेंटेज सेल्यूलर मास हमारे बॉडी में कितना बायोमोलिक्यूल्स कितना परसेंटेज में है. तो वाटर सबसे ज्यादा है और सबसे कम अगर देखा जाए तो वो आयंस है. तो ये हो गया परसेंटेज सेल्यूलर मास. सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, प्रोटोप्लाज्म मतलब हमारे सेल का जो वॉललेस सेल, इफ वी डोंट हैव एनी सेल वॉल, सो द सेल मेम्ब्रेन एंड द ऑल द साइटोसोल प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स टुगेदर जो प्रोटोप्लाज्म में रहते हैं उनको हम एक नाम से बोल सकते हैं. वी कैन कॉल देम ऑल टुगेदर एज मेटाबोलाइट्स. ऑल द व्हाट cellular components, biomolecules that is present in our protoplasm is called as what? Metabolites. Now ये जो metabolites है इनके बीच में ही reactions होते हैं. ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगा. ग्लूकोज किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोटीन किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. तो ये सब जो हो रहा है, दिस इज ऑल ड्यू टू द रिएक्शंस बिटवीन दीज बायोमोलिक्यूल्स or between these metabolites. So all the reactions taking place in between these metabolites together we can call it what? Of course, we can call it metabolism. So the reactions जो metabolites के बीच में चलते रहते हैं वो उसको हम metabolism बोलते हैं. और metabolism बहुत जरूरी है हमारे living state को maintain करने के लिए. So like these metabolism is only the source of energy in our body. सो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो दो तरह का मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. सो एज यू नो कैटाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म वेयर ब्रेकडाउन हैपेंस. सो दिस इज व्हाट? दिस इज ब्रेकडाउन. कैटाबॉलिज्म टूट रहा है मतलब उसमें एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा? ऑफ कोर्स द एनर्जी विल बी रिलीज्ड. सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट एक्सर्गोनिक रिएक्शन. सो कैटाबॉलिज्म इज ऑलवेज एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन, सो वी कैन कॉल इट एक्सर्गोनिक रिएक्शन. ऑन द अदर हैंड एनाबॉलिज्म इज नॉट ब्रेकडाउन, इसमें चीजें बनती हैं, टूटती नहीं है. तो इट इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक रिएक्शन और synthesizing. So synthesizing मतलब क्या? जब कुछ चीजें बनती हैं मतलब उसमें एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है. तो एनर्जी जब इन्वेस्ट होता है तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोगोनिक रिएक्शन. इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है. सो दिस इज व्हाट
very important about the anabolism. So एग्जाम्पल अगर कैटाबोलिज्म का देखा जाए तो हम लोग का सेलुलर रेस्पिरेशन में एज यू नो दैट द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल along with it एनर्जी इज लिबरेटेड. एंड एनाबोलिज्म का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सनलाइट है वो यूज होता है टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. So these are some of the important terms that you have to know what is catabolism and anabolism. ये जो मेटाबोलाइट्स होता है हमारे बॉडी में, इन मेटाबोलाइट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. सो लेट्स सी. So the metabolites are divided into two categories, primary and secondary. प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली यूज होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और वी कैन से दैट दीज मेटाबोलाइट्स आर डायरेक्टली यूज्ड इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस मेटाबॉलिज्म. एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट समथिंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो प्राइमरी मेटाबोलाइट इज व्हाट? दीज आर डायरेक्टली used in growth and development of a living organism. ठीक है. अब मुझे एग्जांपल अगर तुम सोचो तो क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें मेटाबोलाइज हो सकती है हमारे बॉडी में जो डायरेक्टली यूज होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. Yes, it is nothing but the sugar. As you know, carbohydrate is very necessary for energy source. Okay, sugar नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, and the growth will be stunted. Then not only carbohydrate, we need protein to build our body, we need lipid fats, okay, we need nucleic acid, we need enzymes. So ये सारी जो चीज होती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है ताकि हम लोग का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. तो इसमें क्या एग्जांपल्स आ जाएंगे? इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे डायरेक्टली यू कैन से शुगर में कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, देन प्रोटीन्स, देन लिपिड्स. तो ये सारी जो चीजें होती हैं, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. दैट मींस दे आर डायरेक्टली यूज्ड. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें तो देखो ये एक चीज होती है, ये मेटाबोलाइट्स हम एक एनिमल बॉडी से इतना नहीं पाया जाता है. ये मेनली इसका जो सोर्स है वो प्लांट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं. तो प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब्स में ये मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उनकी हेल्प नहीं करते हैं, बट वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं उस प्लांट को, माइक्रोब को या फिर फंजाई को. फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टरिस्टिक सेल ले लो या फिर तुम एक उनका डिफेंस कैरेक्टरिस्टिक ले लो. फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे एक पेड़ है, पेड़ का जो बार्क होता है, यू नो दैट उसमें से रेजिन्स निकलते हैं. तो ये जो रेजिन्स हैं वो क्या होते हैं? चिपचिपे मटेरियल होते हैं. तो ये जो रेजिन्स हैं इनका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता है उस प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, बट स्टिल वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मे बी उसका डिफेंस कोई पर्पस है, ओके, या फिर मे बी वो कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे रहा है, सेंट दे रहा है, पर्टिकुलर अरोमा दे रहा है उस प्लांट को. तो उन सब मेटाबोलाइट्स को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं. नाउ ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये उनके लिए अगर पर्टिकुलरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज नहीं होता है, बट वी ह्यूमंस कैन यूज दोस कंपाउंड्स फॉर different purposes. For example, we can use the secondary metabolites for drugs, for making drugs. ऐसे बहुत सारे compounds होते हैं जो secondary metabolites produce करते हैं जो हम drugs के तरह से use कर सकते हैं. For example, vincristine, vinblastin. तो ऐसे secondary metabolite है जो हमको पाया जाता है कैथारेंथस रोजियस से, वो एंटी कैंसर ड्रग होता है. उसी तरह alkaloids है, flavonoids है, pigment granules है, there are many things. So what we have to say, what is secondary metabolite? They are not directly used in the physiological process of living organism.
They are basically found where, as I told you, it is found in plants, microbes and fungi. ज्यादातर इसमें एनिमल बॉडी में ऐसा पर्टिकुलरली इतना नहीं होता है. और as I told you, what does it give to them? What is the role of the secondary metabolites? The role is basically maybe it is in defense, defensive role हो सकता है, and or it gives a characteristics feature to the plant, or like feature में you can say it is like a particular scent to the plant microbe or the fungi. तो इसमें examples बहुत सारे हैं. You have to remember the examples. As I told you, it's alkaloid, flavonoid, okay, then some drugs, okay, for example some toxins में आ जाता है तुम्हारा ये एग्जाम्पल याद रख लेना, राइसिन. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. ये डिटेल्स में एनसीईआरटी में काफी मिल जाएगा तुमको किस तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं. और ड्रग्स में एक एग्जांपल तो याद रख लेना जो मैंने बताया था, विनक्रिस्टाइन, विनब्लास्टिन. So these are two secondary metabolites which are used as what? Anti-cancer drug. Okay, so this is the two classification of the different types of metabolites. So now let's talk about that बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें तो किस तरह के बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं छोटे साइज के अकॉर्डिंग में. कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका बहुत छोटा साइज होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका बहुत बड़ा साइज होता है. सो अगर हम देखा जाए तो बायोमोलिक्यूल्स को अगर अगेन हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, सो हम वो कैसे करेंगे उसका एक एक्सपेरिमेंट है. फॉर एग्जाम्पल एक लीफ टिश्यू मैंने तुमको दिया है, अगेन मैंने एक लीफ सैंपल दिया है. ठीक है, और you just write here better for better reason, just write leaf tissue. इस टिश्यू में अगर मैं पूछूं तुमसे कि कितना बायो माइक्रो है और कितना बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब कितने छोटे कंपोनेंट्स हैं कितने बड़े कंपोनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, तुम उनको कैसे सेपरेट करोगे. तो बेस्ट वे है, सबसे पहले क्या करोगे, यू विल ये लीफ टिश्यू लेके उसको तुम क्या करोगे, यू विल ग्राइंड इट in the presence of a chemical, an acid. Why that acid? Because the acid has the ability to extract all the biomolecules out of that leaf sample. तो वो जितने biomolecules हैं वो उधर से extract करके लेके आ सकता है. तो इसको हम एक एसिड की प्रेजेंस में ग्राइंड करेंगे और उस एसिड का नाम हो गया, what is this? Trifluoroacetic acid. ठीक है, तो लीफ टिश्यू लिया है, उसको ग्राइंड किया है हमने. मॉर्टर पेस्टल तो पता ही होगा, तुम लोगों ने लैब में यूज किया होगा. तो मॉर्टर पेस्टल लोगे, लीफ टिश्यू लोगे, उसमें थोड़ा सा एसिड दोगे एंड यू विल ग्राइंड इट. ग्राइंड करने से क्या बनेगा, एक स्लरी बनेगा. यू विल गेट अ स्लरी, अ पेस्ट तरह का, एक पेस्ट की तरह एक स्लरी मिलेगा. ना ये जो स्लरी तुमको मिला है, तुम क्या करोगे, इस स्लरी को तुम फिल्टर करोगे. एक बीकर ले लो, ठीक है, एक फनल ले लो, ठीक है, और फनल के ऊपर फॉर एग्जांपल तुमने एक चीज क्लॉथ डाल दिया. ठीक है, एक चीज क्लॉथ डाल दिया, फिल्टर पेपर, चीज क्लॉथ जो भी बोलो, ठीक है, जो उस चीज को फिल्टर करेगा और उस स्लरी को तुम फिल्टर करोगे. तो फिल्टर करने से क्या मिलेगा, दैट यहाँ पे तुमको दो पूल्स मिल जाएंगे, एक जो फिल्टर करके आ गया नीचे और एक जो ऊपर ही बिना, जो फिल्टर नहीं हुआ, जो ऊपर रह जाएगा. ठीक है, तो जो फिल्टर होके नीचे आ गया है स्लरी का, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट व्हाट, एसिड सॉल्युबल पूल. एसिड सॉल्युबल पूल मतलब ये वो बायोमोलिक्यूल्स है जो सॉल्युबलाइज्ड है एसिड में और वो टूट के नीचे आ चुके हैं क्योंकि वो सॉल्युबल है. और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो फिल्टर नहीं हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल.
नहीं है, वो ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है ना। अगर तुम सोचो कि कौन सा सॉल्युबल होगा कौन सा इनसॉल्युबल, छोटे मॉलिक्यूल सॉल्युबल होंगे या बड़े मॉलिक्यूल्स, तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच नोन दैट जो चीज सॉल्युबल होके नीचे फिल्टर हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो छोटे पार्टिकल्स होने पड़ेंगे, और जो फिल्टर नहीं हो रहा है वो ऊपर ही रह रहेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबल पूल में हमको क्या मिल जाएगा, we will get what, bio micro molecules, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल पूल में रह गया उसमें क्या आ जाएगा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्लियर। नाउ ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स आगे तो उसका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो इस बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट इज ऑलवेज what less than 1000 Dalton. Dalton is the unit that is used to calculate the molecular weight. And macromolecules में क्या हो जाएगा, of course इनका molecular जो weight है that will be greater than 1000 Dalton. ज़्यादातर macromolecules are in the range of 10,000 Dalton. Usually it is in the range of 10,000 Dalton, but we can say that it is more than 1000 Dalton. Okay. So if you have to give the example of micromolecules, biomicromolecules, तो उसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, एग्जांपल्स में आ जाएंगे जो मोनोमेरिक यूनिट्स है जो मैक्रोमोलेक्यूल्स को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ व्हाट, प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल मोनोसैकेराइड इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ व्हाट, ऑफ कोर्स पॉलीसैकेराइड। देन देयर इज न्यूक्लियोटाइड्स, ओके न्यूक्लियोटाइड्स आ गए, ठीक है। ये भी क्या होता है, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब आ जाते हैं हमारे माइक्रोमोलेक्यूल्स के एग्जांपल। और अगर मैक्रोमोलेक्यूल्स का एग्जांपल तुम देखो तो उसमें क्या आ जाएगा मैक्रोमोलेक्यूल्स में, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा तुम्हारा मैक्रो में जो पॉलीमर्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, ओके बिग प्रोटीन्स जो टूटते नहीं है, ओके दे आर नॉट समहाउ ब्रोकन डाउन, सो देयर आर पॉलीसैकेराइड, ओके देन देयर आर न्यूक्लियोटाइड्स का क्या आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब जो चीजें हैं वो मैक्रोमोलेक्यूल्स में आ जाएंगे और छोटे वाली चीजें जो है वो मैक्रो में आ जाएंगी। नाउ इसमें एक एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन अगर देखा जाए तो जो लिपिड्स होता है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, द मॉलिक्यूलर वेट इज अराउंड 800 Dalton. Now what about this? इसका तो 800 Dalton है, तो ये किस में आना चाहिए, माइक्रो या मैक्रो। तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि माइक्रो में लेस देन 1000 Dalton है तो वो माइक्रो में आना चाहिए, बट नो इट कम्स इन मैक्रोमोलेक्यूल्स। एंड व्हाट इज द रीजन यू मस्ट नो दैट लिपिड्स आर व्हाट, दे आर इनसॉल्युबल इन द एसिड और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, दे फॉर्म वेसिकल्स जो फिल्टर आउट नहीं होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं, वो नीचे नहीं आते हैं। Even if they have less molecular weight, but they are insoluble in acid. That's the reason why they are found in the acid insoluble pool. So 800 Dalton हो गया। So हम क्या बोल सकते हैं, लिपिड को हम किस में रखें, मैक्रो या मैक्रो। अगर क्वेश्चन आए तो क्या बोलेंगे, तो एनसीईआरटी में साफ लिखा है that lipids are not strictly macromolecules. Even if it is found in the insoluble pool, हम तब भी इसको strictly macromolecules नहीं बोल सकते हैं, हम उसको माइक्रो भी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, मतलब माइक्रो ही बोलना पड़ेगा, बट लाइक यू नो as it is not found, so like you know it is in the middle range somewhere. So what we will say that lipids are not strictly macromolecules. तो ये वाला लाइन जो है ये अच्छे से समझ लेना, बिकॉज ये लाइन साफ एनसीईआरटी में लिखा है और ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं नीट में दैट किस तरह का मॉलिक्यूल है ये, मैक्रो, तो ये नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स बोल के याद रखना है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलेक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द साइज। So till now we have finished the introduction of the biomolecules, that biomolecules का definition क्या है, biomolecules किस तरह के component से बना है, क्या matter होता है, we know that it is mainly organic
ऑर्गेनिक बोलने से कार्बन दिमाग में आ जाता है, तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो है उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनमें सिर्फ ऑर्गेनिक ही होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। तो इनऑर्गेनिक को सेपरेट करने के लिए यू हैव टू बर्न द ड्राई वेट एंड द ऐश दैट यू विल गेट दैट विल कंटेन द इनऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद हमने देखा कि उसमें किस तरह का सेलुलर कंपोनेंट्स, परसेंटेज सेलुलर मास है, कि उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन्स कितना होता है, वाटर कितना होता है, तो वाटर मैक्सिमम होता है एज वी हैव सीन। देन हमने देखा कि कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, एज वी हैव सीन बोथ द केसेस में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव सीन अबाउट द मेटाबोलाइट्स, all the biomolecules together they are calling them what, metabolites present in the protoplasm, जो दो तरह का होता है, that is primary and secondary. And then we have seen the divisions of biomolecules, micro and macromolecules. Okay, so this is the introduction of biomolecules. Next we will see carbohydrates.